सभी को नमस्कार। हम स्टडी कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट का, विदेशी विनिमय दर। कल के लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि विदेशी विनिमय दर क्या होती है, विदेशी विनिमय क्या होते हैं, हमें उनकी आवश्यकता क्यों होती है। फिर हमने देखे थे उसके दो प्रकार कौन कौन से हैं विदेशी विनिमय दर निर्धारण के, जिसमें फिक्स्ड और फ्लोटिंग दो प्रकार हमने अध्ययन कर लिए थे। उसी के संबंध में उसी चैप्टर के अंदर हम आगे अध्ययन करेंगे कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है, कैसे फाइनल की जाएगी कि किसी एक देश की मुद्रा के बदले जो दूसरे देश की मुद्रा है वो चेंज की जाए, तो उसका आधार क्या हो, उनका परिवर्तन का पैमाना क्या हो, ये कैसे फाइनल हो कि $1 में 60 रुपये मिलेगा या 70 मिलेगा या पौंड के बदले कितना रुपया देना पड़ेगा। तो इसका एक मैकेनिज्म फाइनल किया गया, जो सबसे प्रमुख मेथड जो इसका है अध्ययन करने का या इसको फाइनल करने का, वो है इसका मांग और पूर्ति का सिद्धांत। तो विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होगा, इसके लिए दो पक्ष आपके जवाबदेह होंगे। पहले हमें देखना होगा कि हम विदेशी मुद्रा की मांग क्यों करते हैं और विदेशी मुद्रा की पूर्ति क्यों करते हैं। तो इसके दो पक्ष होंगे आपके, विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति। विदेशी मुद्रा की मांग हम क्यों करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें क्यों चाहिए विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा हमें इसलिए चाहिए कि हमें क्या करने पड़ते हैं, आयात करने पड़ते हैं। अब जब आप कोई आयात कर रहे हो किसी वस्तु का या किसी सेवा का, तो उसका पेमेंट कैसे करोगे। रुपया हमारे देश में तो चलता है, लेकिन उस देश के अंदर तो नहीं चल रहा जहाँ से आप उस पर मंगा रहे हो। तो उसके अंदर तो या तो हमें उस देश की जो मुद्रा है वो देनी पड़ेगी, या ऐसी मुद्रा देनी पड़ेगी जो कि यूनिवर्सल हो। तो हम कोई वस्तु या सेवा का आयात कर रहे हैं, चाहे वो वस्तु हो या चाहे सेवा, उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, उसकी मांग करेंगे। तो विदेशी मुद्रा की मांग हुई कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ के पर्यटक जो बाहर घूमने जा रहे हैं, हमारे लोग विदेश में जा रहे हैं घूमने, तो उन्हें विदेशी मुद्रा वहाँ पे घूमने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। हमारे को दूतावास वगैरह वहाँ पे उनके पेमेंट के लिए हमें चाहिए, वहाँ पैसा के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। हमें कोई लोन का पेमेंट्स करना है, तो इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, विदेशी जो मुद्रा है उसकी मांग होती है। इसी तरीके से पूर्ति, विदेशी मुद्रा की पूर्ति कैसे हुई, तो हम जितने निर्यात करेंगे, जब हम निर्यात करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, विदेशी मुद्रा मिल सकती है, पेमेंट उस देश की मुद्रा के अंदर ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो पर्यटक घूमने आ रहे हैं तो हमें विदेशी मुद्रा मिल सकती है। हमारे यहाँ पे दूतावास वगैरह है किसी वस्तु या सेवा का, हम क्या कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगी, विदेशी मुद्रा की पूर्ति हो। तो ये तो इसका एक पक्ष हुआ कि क्या होता है, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति महत्वपूर्ण रोल निभाती है। इन दोनों के माध्यम से क्या होता है, विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब ये कैसे होगा, इसको डायग्राम से समझते हैं। ये है आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। यहाँ पे हम ले रहे हैं विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति। विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति, जो फॉरेन आपकी बनी है उसकी डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ हमने लिया विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को। कैसे फाइनल होगा, मांग और पूर्ति की शक्तियों से फाइनल होगा। अब देश की मुद्रा के संबंध में जब दूसरे देश की विनिमय दर क्या होती है, कम होती है। आप बात को समझना, देश की मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा की विनिमय दर क्या होती है, कम होती है। अब जब उसकी विनिमय दर कम होगी तो हमारे लिए क्या होगा कि हम जिस देश से वस्तुएं परचेज कर रहे थे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। अब जब वो सस्ती होंगी तो हम आयात क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। आयात बढ़ाएंगे तो हमें क्या होगा, विदेशी मुद्रा चाहिए उनके पेमेंट करने के लिए, तो हम उसकी क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे। तो जो आपका डिमांड कर वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये क्या है, विदेशी मुद्रा का मांग होगा। जैसे जैसे विनिमय दर कम हो रही है, विदेशी मुद्रा की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। या विनिमय दर क्या थी आपकी, ज़्यादा थी, आप कम मांग कर रहे थे, जैसे विनिमय दर कम हुई आपने ज़्यादा मांग करनी स्टार्ट कर दी। क्यों करनी स्टार्ट की, कि विदेशी वस्तुएं हमारे लिए क्या होगी, सस्ती होगी। विनिमय दर कम हुई है तो हमारे आयात वगैरह बढ़ने स्टार्ट होंगे। आयात बढ़ने स्टार्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, आयात के जब भुगतान करेंगे तो किसमें करेंगे, विदेशी मुद्रा की। विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी। अब बात आती है सप्लाई की। तो सप्लाई के संबंध में क्या होता है, जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ेगी विदेशी मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी। विनिमय दर जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, आपकी सप्लाई बढ़ती जाएगी।
कैसे? हमारे देश की मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा मजबूत हो रही है, तो हमारे उत्पाद क्या होते हैं? सस्ते होते हैं। विदेशी जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए महंगी होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब हम हमारे निर्यात बढ़ाते हैं, दूसरे से सस्ते होंगे तो हमारे परचेज करेंगे, हमारे निर्यात बढ़ेंगे तो विदेशी मुद्रा की क्या होगी? प्राप्ति होगी। तो जैसे जैसे विनिमय दर बढ़ेगी, आपकी सप्लाई जो है विदेशी मुद्रा की वो क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो ये एक साधारण कंसेप्ट था आपका कि जैसे जैसे आपकी विनिमय दर कम होती है उसकी डिमांड बढ़ती है। इसको आप विदेशी मुद्रा का मांग वक्र कह सकते हैं, इसको विदेशी मुद्रा का पूर्ति वक्र या सप्लाई कर्व कह सकते हैं। अब इस बिंदु के ऊपर इसका साम्य स्थापित हो गया, दोनों शक्तियों ने अपना आर रेट के ऊपर सामंजस्य कर लिया। इसको कहा जाता है साम्य। यहां पर किस चीज का निर्धारण हुआ है? विनिमय दर का निर्धारण। लेकिन क्या यह चीज हमेशा रहेगी? ये चीज हमेशा नहीं रह सकती सामने। तो रेट्स बढ़ती रहेंगी आपकी, इस एरिया में भी आ सकती है आपकी रेट, और यहां भी हो सकती है, पूरे एरिया के अंदर इसमें भी हो सकती है। तो अब एक चीज आप देखना कि ये जो एरिया है इसमें किस चीज का आधिक्य है? सप्लाई ज्यादा है या डिमांड ज्यादा है विदेशी मुद्रा की? सप्लाई इस पॉइंट के ऊपर इतनी है ज्यादा, जबकि डिमांड का कम है। तो ये जो आपका चक्र होता है ये क्या कहलाता है? पूर्ति आधिक्य, एक्सेस ऑफ सप्लाई। और ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? यहां देखो, सप्लाई तो आप इस पॉइंट के ऊपर है, जबकि डिमांड क्या है? ज्यादा है। तो ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? मांग आधिक्य क्षेत्र, और ये पूर्ति आधिक्य क्षेत्र कहलाता है। अब इस क्षेत्र के अंदर सप्लाई तो क्या है? ज्यादा है, डिमांड क्या है? कम है। तो डिमांड कम होगी तो विनिमय दर वापस क्या होगी? स्टार्ट हो जाएगी, नीचे क्यों आ जाएगी? यहां पर क्या है? सप्लाई तो है विदेशी मुद्रा की कम, लेकिन डिमांड क्या है? ज्यादा। जब डिमांड किस चीज की बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, रेट क्या होंगे? मांग और पूर्ति का नियम क्या कहता है? बढ़ेंगे। तो फिर रेट वापस किस तरफ आएगी? सामने की तरफ। अब लगातार बढ़ने का ट्रेंड है, फिर सप्लाई तो हो रही है ज्यादा, डिमांड हो रही है कम। जब किसी चीज की डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है तो उस चीज के रेट क्या होते हैं? वापस गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या है? सप्लाई आपकी कम है, डिमांड आपकी ज्यादा है, तो रेट धीरे धीरे वापस क्या होते हैं? बढ़ने स्टार्ट होते हैं। और वापस वो किस बिंदु की तरफ आते हैं? ई बिंदु या साम्य बिंदु की ओर आ जाते हैं। और इस रेट के ऊपर आपका क्या निर्धारण होता है? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। किसकी शक्तियों के द्वारा होगा? मांग और पूर्ति की आपसी शक्तियों के सामंजस्य के द्वारा किसको स्थापित करते हैं? विदेशी विनिमय दर का निर्धारण करते हैं। एक बार पुनः देखिए, हमने यहाँ पे क्या दिया? विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति, यहाँ पर हमने दिया विनिमय दर। विनिमय दर का क्या संबंध में क्या होता है कि जब किसी देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा सस्ती होती है या विनिमय दर उसकी कम होती है तो उसकी डिमांड नेचुरल सी बात है बढ़ती है। क्यों? क्योंकि हम उस देश के आयात हमारे लिए क्या होने लग जाते हैं? सस्ते होने लग जाते हैं। डिमांड का जो होता है वो आपका गिरता हुआ होता है, यानी विनिमय दर अगर गिरेगी तो उसकी मुद्रा की डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। सप्लाई के संबंध में क्या होता है? विनिमय दर अगर बढ़ती है तो पूर्ति वगैरह क्या होता है? बढ़ता हुआ होता है, क्योंकि हमारे निर्यात जो होते हैं विदेशों के लिए सस्ते साबित होते हैं, हमें विदेशी मुद्रा प्राप्ति होती है, सप्लाई बढ़ती है। जब जहां पर ये दोनों वगैरह एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु के ऊपर आपका क्या होता है? साम्य का निर्धारण होता है, संतुलन बिंदु आपका वो कहलाता है। हमेशा ये बिंदु नहीं रहेगा, तो ये चलता रहेगा। इस क्षेत्र के अंदर आप कहीं हैं, ये सारा क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? पूर्ति आधिक्य क्षेत्र। सप्लाई का एक्सेस है। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है। जब सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो डिमांड सप्लाई के नियम क्या कहते हैं? रेट्स डाउन। इसी तरीके से इस बिंदु पे आप कहीं हैं, नीचे वाले में कहीं, तो यहाँ पर आपका क्या है? सप्लाई आपकी कम है, डिमांड आपकी ज्यादा है। जब किसी चीज की सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो नेचुरल सी बात है उसके रेट बढ़ेंगे या कम होंगे? तो क्या होता है? एक्सचेंज रेट बढ़नी स्टार्ट होती है, वापस किसकी तरफ आती है? संतुलन बिंदु की तरफ या साम्य बिंदु पर स्थापित हो जाती है। इस तरीके से आपका जो संतुलन है वो स्थापित होता है और विनिमय दर का निर्धारण होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मैकेनिज्म डिमांड और सप्लाई के द्वारा स्थापित होता है। तो यहां तक आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये एक सामान्य स्तर था। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि केवल और केवल मांग और पूर्ति के सामंजस्य के द्वारा ही विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। अगर आप ये बात कहेंगे तो ये एक वर्तमान संबंध में ये एक पूरी कल्पना होगी, क्योंकि केवल मांग पूर्ति के द्वारा ही नहीं, अर्थव्यवस्था के अंदर बहुत से अलग चीजें होती हैं। वर्तमान संबंध में व्यापार की बातें की जाए, कंडीशंस की बात की जाए, व्यापारों के जो प्रतिबंध लगाए जाते नियम की बात की जाए, ये बहुत सारी चीजें होती है जो
इसको फाइनल कराती है, लेकिन एक साधारण अर्थशास्त्र के नियम के संबंध में जब अध्ययन करते हैं तो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा क्या होता है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। अब बात करते हैं आपका एक इसके अंदर सिद्धांत आता है परचेजिंग पावर पैरिटी सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। विनिमय दर निर्धारण का एक सिद्धांत है, कौन सा, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, परचेजिंग पावर पैरिटी प्रिंसिपल, परचेजिंग पावर पैरिटी प्रिंसिपल या थ्योरी। ये सिद्धांत क्या कहता है आपका कि क्रय शक्ति समता सिद्धांत ये कहता है कि विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के साथ ना होकर के किससे प्रभावित होता है, आपकी जो मुद्रा है उसकी क्रय शक्ति क्या है, इसके आधार पे फाइनल हो। क्रय शक्ति से क्या तात्पर्य हो, हमारे यहां पर जैसे मैंने आपको एक बात बताई कि जैसे 100 रुपए के अंदर आप 3 पेन परचेज कर सकते हैं। कौन सी कंपनी की, रेनॉल्ड्स। 3 पेन परचेज कर रहे हैं कितने के अंदर, 100 रुपए के। अमेरिका के अंदर आप $1 के अंदर रेनॉल्ड के 3 पेन क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। वस्तु क्या है आपकी, सेम। भारत में उसके लिए आपको क्या देना पड़ रहा है, 100 रुपए, और अमेरिका के अंदर आपको क्या मिल रहा है, $1 के अंदर। अब इन दोनों की विनिमय दर का निर्धारण कैसे हुआ, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। ये सिद्धांत क्या कहलाता है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत कहलाता है। पुनः समझिए, सेम वस्तु की बास्केट एक देश के अंदर जितने में परचेज की जा सकती है, उसी सेम बास्केट को हम दूसरे देश के अंदर परचेज करते हैं। वस्तु सेम वस्तु में परचेज कर रहे हैं। ये क्या है, इनकी खरीदने की शक्ति या क्रय शक्ति या परचेजिंग पावर है उस मुद्रा की, उस वस्तुओं को खरीदने की। इन वस्तुओं के आधार पर इस रेट को फाइनल कर दिया। अब अगर मैं विदेशी मुद्राओं को लेन देन करना है तो हम कह सकते हैं कि $1 के बदले 100। यह सिद्धांत आपका कहलाता है क्रय शक्ति समता सिद्धांत। यानी किसी मुद्रा में कितनी वस्तु परचेज करने की शक्ति है और उसी सेम वस्तु को दूसरे देश की मुद्रा है वो कितना परचेज कर सकते हैं। जहां पर दोनों सेम परचेज कर रही है वहां पर उनका क्या होता है, विनिमय दर का निर्धारण कर लिया जाता है। तो ये था आपका विनिमय निर्धारण का मैकेनिज्म। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।